ये कहानी लिखी गई है सीमा रस्तोगी की ओर से। सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। मालती ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही बलदेव से कहा। देखता हूँ। और बलदेव दरवाजे पर पहुंच गए। कौन है? ये कोर्ट से नोटिस आया है। और सामने वाला नोटिस पकड़ा कर चला गया। कोर्ट से नोटिस? हमारे घर? बलदेव तो एकदम से चौंक ही पड़े थे और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोल कर देखने लगे। और जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? मालती फिर से रसोई से पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब ना पाकर बाहर निकल कर आई। क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो गए तुम? मालती ने बलदेव को इतना परेशान देखकर कहा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा शशांक भी मालती की घबराहट भरी आवाज सुनकर आ गया। ये लो, अब पड़ जाएगी तुम्हारी कलेजे में ठंडक। नोटिस आया है कोर्ट से, बलदेव हकलाते हुए बोलता है। नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा है? मालती भी एक बार को चौंक पड़ी। लो खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव ने मालती की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम्हें पढ़कर बताओ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मालती तो अब सीरियस हो गई थी। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो शशांक से भी रहा नहीं जा रहा था। बेटा, सुरभि जो शशांक की पत्नी है, उसने तलाक का नोटिस भेजा है। ये देखो। बलदेव ने इस बार नोटिस शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो शशांक को भी लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन पापा, सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? शशांक को तो सचमुच ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वो जिस तरह से अपमानित होकर गई है, उसके आगे तो यही होना था। बलदेव ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर चश्मा ठीक करते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा, मुझको ये उम्मीद नहीं कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। शशांक की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। बेटा, औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ही ताजुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इन सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव ने हिकारत भरी दृष्टि से मालती की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला जाता है। मैं कह रहा हूं ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की हालत दिखाई नहीं पड़ रही? जब से इस बार सुरभि इस घर से गई है, उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता है या फेंक देता है। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं है। बलदेव सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें मेरी ही मेरी गलती निकाल दो। तुमको सुरभि की तो जैसे कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज्यादा बहस करती और लड़ती थी। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मालती इस बार बहुत तमक कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी पराए घर में ब्याहता इस घर में आई है, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही शशांक ऑफिस से वापस आता था, तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू शुरू में बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया था। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकलकर दूसरी जगह रोपे जाती है, तो कितनी ज्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस, तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द समझ नहीं पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती हैं। और इस बार तो सचमुच ही तुमने हद कर दी कि शशांक को भड़का भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहा मैंने आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ लिया था, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी? जरा सोचकर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूल से भी एक बार भी हाथ उठाया हो?
फिर तुमने शशांक को क्यों नहीं फटकारा उसके हक पर हाथ उठाने के लिए? मैंने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया सुरभि ने। अब बैठकर डफली बजाओ। अब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम तुम माँ बेटे लोग किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। बलदेव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछते हुए कहा, एक मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा। मैं बहुत ज्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर, उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी सुरभि के पास चलते हैं। मालती अब तो बहुत ज्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना। अब ये परिस्थिति आ गई है तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो शशांक को लेकर जाओ। बलदेव ने तो साफ हाथ झाड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती को सुधारने का मौका देता है। मालती गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, एक गलती नहीं, कई गलतियां। बलदेव फिर से चहक कर बोला, अच्छा कई गलतियां सही, लेकिन आखिर बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर गलती करूं तो जो चाहे वो आप सजा दे देना। शायद मालती बहुत ज्यादा पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी शशांक की हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिर बार, वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बलदेव सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखी दुखी नजर आ रहा था। ठीक है। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग सुरभि के पास पहुंच गए। दरवाजा खोला तो सुरभि की मम्मी ने, समधन जी, हम लोग सुरभि को लेने आए हैं। मालती हाथ जोड़कर बोली, देखिए, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं सुरभि को यहीं भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के समक्ष थी। सुरभि बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा दस्ती की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ कर दो। तुमको विश्वास दिलाती हूँ, कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मालती तो सुरभि को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने लग गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में नहीं रहना जहां मेरी कोई भी भावनाओं का सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझे। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जमाना बीत गया है मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थी। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी, बेटा बस आखिर बार। मालती को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया था, और इस और जो पश्चाताप मैंने इसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। बलदेव को मजबूरी में ही सही, मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, शशांक क्यों नहीं आया? बल्कि शशांक को तो जरूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा विफरते हुए बोली, बेटा, शशांक बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है, तब से एकदम सा गुमसुम सा रहने लगा है। मैं अभी उसको जबरदस्ती बुला कर लाता हूँ। बलदेव बाहर जाकर शशांक को बुला कर लाए। प्लीज सुरभि, मुझको माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हुई तो तुम एक पल की बिना देरी किए मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। शशांक घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक ठीक है शशांक, आखिरी बार। सुरभि ने शशांक के कंधों को पकड़कर उठा लिया। शशांक तो सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सुरभि को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन मालती की लाग बुझाने से तंग आकर सुरभि से झगड़ा करना पड़ता। अब बहू, अपने घर चलो और अपना ये केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी एक माँ बनकर दिखाऊंगी। मालती ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी शशांक को नहीं देना चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेइंतहा करती थी शशांक से। लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। मालती ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी और
आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर समय अपनी गति से चल रहा था और सचमुच मालती ने जो कहा था उस पर चलकर दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत नहीं रही थी। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई थी। पूरे परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया था। ये क्या बात हुई सूरज? हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी आपका मन मुझसे उब गया है। पहले तो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप बड़े बहाने ढूंढते थे। अब मैं देख रही हूँ कि ऑफिस के बाद भी आप न जाने कहाँ वक्त बिताते हैं। काम तो मैं भी करती हूँ, परंतु मैं कभी भी आपसे नजरें नहीं चुराती। आप घर 10 बजे तक आते हैं, मन हुआ तो खाते हैं वरना ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कोई अपनी नई पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? संध्या आक्रोश भरे शब्दों में अपने पति सूरज से कहती है। सूरज बोला, क्या तुम इतनी मॉडर्न होते हुए भी टिपिकल गांव की लड़कियों की तरह बात करती है? अरे तुमसे शादी की है तो क्या ये एग्रीमेंट लिया था कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ही चिपका रहूंगा? नई नई शादी की बात अलग होती है। अब हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। भूलो मत, मेरी खुद की भी एक अलग जिंदगी है और ये तुम्हारा मुझे बार बार टोकना और आक्रोश में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने से मना किया है? इतना कहकर सूरज अपनी बाइक लेकर फिर से घूमने निकल गया। तभी दूसरे कमरे में संध्या की सास प्रतिमा जी बोली, बहू, मर्द पर कभी लगाम नहीं लगाई जाती। अरे वो अपनी मर्जी का मालिक है। अगर घूमता फिरता है तो तुम्हें क्या दिक्कत होती है? तुम चाहती क्या हो कि मेरा बेटा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे? लड़की नहीं है कि इधर उधर भटक जाएगा और हमारी इज्जत खराब करेगा। तुम तो बस घर गृहस्थी संभालो, मेरा बेटा खुद ही संभल जाएगा। संध्या बोली, मम्मी जी मैं काम में व्यस्त रहती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे दिखता नहीं है। और कहाँ लिखा है हर बार बहू ही गलत होती है? क्या कभी बेटा गलत नहीं हो सकता? और क्या कहा आपने कि लड़की भटक जाती है? अरे लड़की भटकती नहीं, बल्कि लड़के उसे भटकाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसी मानसिकता है। लड़की माँ बाप की इज्जत खराब करती है और बेटा नहीं। कौन जानता है कल को अगर आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा काम किया और आपका नाम खराब हुआ तो फिर न मत कहना कि सचेत नहीं किया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। संध्या की शादी के शुरू में सब कुछ ठीक था, परंतु पिछले महीने से सूरज का व्यवहार तुरंत बदल गया था। जिसे एक पत्नी की नजर देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी, पर बिना सबूत के संध्या कुछ भी नहीं करना चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। संध्या ने इस विषय में अपने माता पिता को भी बताया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई पुख्ता सबूत न हो तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। हाँ, जब सच्चाई तुम्हें पता चल जाए तो अपने कदम पीछे भी मत खींचना। हम तुम्हारे साथ हैं। संध्या ने नजर बनाए रखी और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। एक दिन जब सूरज दफ्तर से लौट कर आया तो घर में सिपाहियों को देखकर हैरान था। क्या बात हुई है? घर में पुलिस क्यों आई है? क्या कुछ चोरी हो गई? अरे बताती क्यों नहीं हो? भूत बनकर क्यों खड़ी हो? नहीं वो वहीं खड़े दरोगा बोले, अच्छा तो सूरज बाबू आप हैं? आप ये सवाल अपनी पत्नी से क्यों करें? मुझसे पूछिए ना, मैं आपको बताता हूँ। आपके खिलाफ आपकी पत्नी श्रीमती संध्या ने एफआईआर दर्ज करवाई है। सूरज हैरानी से बोला, एफआईआर? मगर क्यों, किस लिए? संध्या, ये क्या कर रही हैं? और ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सूरज आक्रोश से लाल निगाहें सूरज आक्रोश से लाल निगाहें संध्या की तरफ करके बोला। जैसे ही सूरज संध्या की तरफ बढ़ा, दरोगा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और बोला, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखते हो, शर्म नहीं आती? सूरज अटकते हुए बोला, संबंध? किसके साथ? किसने देखा? वो हैरानी में इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर संध्या को उसकी और प्रेरणा के बारे में कैसे पता चल गया। दरोगा बोला, सूरज बाबू, किस किस से पूछेंगे? सारे शहर ने देखा है। तभी तो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की।
और हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। चलो रे, हथकड़ी लगाओ इन्हें और ले चलो इनके असली ससुराल। थोड़ी खातिरदारी हम भी तो कर लें। दरोगा हवलदार से बोला। दरोगा सूरज को अपने साथ ले गए। वहीं संध्या चुपचाप खड़ी थी। प्रतिमा जी दरोगा के हाथ पैर पकड़ रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जरूर बहू के मन में कुछ गलत चल रहा है, तभी वो मेरे बेटे को फंसा रही है। आप ही सोचिए दरोगा बाबू, कोई नई नई दुल्हन अपने पति के खिलाफ पुलिस में जाएगी। अरे बहू कुछ कहती, अरे बहू कुछ कहती क्यों नहीं? पूरे मोहल्ले में हमारा नाम खराब हो जाएगा। संध्या ने एक शब्द नहीं कहा, पर चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। पुलिस वाले सूरज को लेकर चले गए। सूरज के माँ बाप इधर उधर फोन करके सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे। वहीं संध्या ने अपने पिता को सारी बात बताई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो गई। अगले अगले दिन संध्या अपने लिए रसोई में चाय बना रही थी तो प्रतिमा जी बोली, "जरा देखो तो जरा, इस लड़की को लाज शर्म है कि नहीं? अपने पति को जेल भेजकर यहाँ चाय पी रही है। बहू, तुम्हारी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अगर सूरज से कोई गलती हुई है तो तुम उसे समझाती, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ पूछ रही हूँ, मुंह में क्या दही जमाए बैठी हो?" प्रतिमा के पति किशोर बाबू बोले, "जब शादी ठीक हो रही थी तभी कुछ लोगों ने कहा था कि लड़की बहुत तेज तर्रार है, पर यह नहीं मालूम था अपने ही पति पर इल्जाम लगाएगी। अगर अपने पति को समझाती और समझदारी तो ये दिन देखना ना पड़ता।" संध्या चाय पीकर कप किनारे रखते हुए बोले, "मम्मी जी, पापा जी, मैं आपको इन बातों के लिए सचेत की थी, पर आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज आप लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। उनकी बुरी आदतों पर लगाम लगाने की बजाय मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं उन्हें समझाती टीकी। वारे ससुराल वालों, सव्य की बेटे की गलती को अपनी बहू पर मढ़ रहे हो। आप लोगों को पता था कि शादी से पहले उनका चक्कर किसी और से चल रहा था, तो उनकी शादी आपने मुझसे क्यों करवाई? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की?" प्रतिमा जी बोली, "ये क्या कह रही हो बहू? जबान खून थोड़ा बहुत तो इधर उधर भटक जाता है, पर हमने उसे समझा दिया था।" संध्या बोली, "अच्छा, तो आपने समझा दिया था और आपका लाडला समझ गया था। ये क्यों नहीं कहती कि मेरे पिता के पैसों की चमक आपकी आंखों में थी? दहेज की मोटी रकम, फ्लैट, गाड़ी, इन सब चक्करों में आपने अपने बेटे की एक नहीं सुनी और उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। जितना गुनाहगार आपका बेटा नहीं, उससे बड़े गुनाहगार तो आप लोग हैं।" प्रतिमा जी को लगा कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई है, तो उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, "संध्या बेटा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज था? अरे तुम अपने रूप और प्रेम से उसे सही रास्ते पर लाती तो वो आ जाता। जरूर तुमने ही कुछ कमी छोड़ी होगी, तभी तो वो दोबारा उस लड़की के पास गया।" थोड़ी ही देर में खबर आग की तरह फैल गई। सूरज की बहन रेखा और बहनाई पप्पू जी घर आ गए, पर सभी संध्या पर ही गुस्सा कर रहे थे। संध्या गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, "मम्मी जी, एक बात बताइए, अगर मेरा संबंध नंदोई जी के साथ होता तो आप और आपकी बेटी मुझे क्या सलाह देती?" रेखा बोली, "हे भगवान, मम्मी देखो कैसी बेशरम औरत है, खबरदार जो मेरे पति की तरफ नजर भी डाले।" संध्या मुस्कुराकर बोली, "आपने अपने पर बात आई तो मिर्ची लगी। ननद रानी, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या आप मुझे इस घर में वही सम्मान देती जो आज आप अपने भाई और आप अपने बेटे के लिए मुझसे मांग रही है?" किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं पप्पू बाबू रेखा को धीरे से कान में बोले, "भाभी, बात तो सही कह रही है।" रेखा ने आंखें दिखाई तो पप्पू चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। प्रतिमा जी बोली, "ठीक है बेटा, मेरा बेटा खराब है। ठीक है, मेरा बेटा खराब है। हम सब खराब है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो चली क्यों नहीं गई इस घर को छोड़कर?" संध्या मुस्कुराते हुए बोली, "मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, ये फ्लैट मेरे पापा ने शादी में मुझे खरीद कर दिया था। घर का एक एक सामान मेरे दहेज का है।" "और आप क्या कह रही थी? गांव की लड़कियां भटकाती है,
मम्मी जी, अब वो भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। फिर मैं तो शहर की लड़की हूँ, मुझे नहीं रहना आपके धोखेबाज बेटे के साथ। मैं तलाक के लिए अर्जी डाल दूंगी। अब ना तो मुझे आपके विश्वासघाती बेटे के साथ और ना ही आप लोगों के साथ रहना है। रेखा सामने आकर बोली, बहुत बोल रही हो तुम, और हम सब सुन रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि सूरज धोखेबाज है और वो दूसरी लड़की के साथ घूमता फिरता है? किशोर बाबू, हर कोई उससे पूछने लगा। हाँ हाँ बताओ, क्या सबूत है? वो बोली, पूछनिए मेरे ससुराल वालों। सबूत तो गाड़ी है जो मेरे पिता ने दहेज में आपके बेटे को दी थी। वो मोटरसाइकिल भी मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। रोड, जब ये लोग न्यू टाउन मेन रोड में घूम रहे थे और हेलमेट नहीं पहन रखी थी, तो सीसीटीवी कैमरे ने इनकी तस्वीर उतारी और इनके खिलाफ चालान काटा, और उस चालान की नोटिफिकेशन मेरे फोन पर आया। मैंने सोचा कि अपनी शादी को एक मौका देती हूँ, शायद ये खबर गलत हो। पर जब आरटीओ ऐप पर गाड़ी का नंबर डाले तो सारा चिट्ठा सबूत के साथ सामने आ गया। अरे मैंने तो आपको उनके कारनामे दिखाए ही नहीं। ये लीजिए सबूत, देखिए इसमें आपका बेटा किसके साथ चिपक कर घूम रहा है, समय तारीख सब है इसमें। इतना कहकर संध्या ने फोन अपने ससुर की तरफ बढ़ा दिया। फोटो देखकर सब हैरान थे, क्योंकि फोटो में सूरज दूसरी लड़की के साथ बैठा था। हेलमेट ना होने के कारण उन दोनों की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी। अरे प्रतिमा, ये लड़की तो हमारे पुराने पड़ोसी अनिल बाबू की बेटी प्रेरणा है। प्रतिमा जी फोटो देखी और आक्रोश में किशोर बाबू को बोली, सच्चाई पर मोहर लगाना जरूरी था क्या? न जाने ये लड़का और क्या क्या कांड करेगा। मैं सोची थी कि पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की से उसकी शादी कर दूंगी तो इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और ये सही रास्ते पर आ जाएगा। पर ये लड़का, अब चलो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फिर बेटे को कोसते हुए वो दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में जाकर प्रतिमा जी ने अपने पुराने पड़ोसी को फोन किया और खूब उठ पटांग बातें बोले। अरे बेटी अगर संभल नहीं रही थी तो किसी और के पल्ले बांध देते। मेरे बेटे को फंसाने की क्या जरूरत थी? कितनी मुश्किल से उसे रास्ते पर लेकर आई थी। पर तुम्हारी बेटी है, किसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। उधर से आवाज आई, अपने बेटे को क्यों नहीं संभाली हो? खुले बैल की तरह छोड़ रखी हो। अरे इतनी गुणवंती और रूपवती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़कियों पर नजर डालता है। खराब तो तुम्हारा बेटा है जो मेरी बेटी को बहला रहा है। दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया तो उसकी टांगे तुड़वा देंगे। अब पप्पू बाबू बोले, माता जी बुरा मत मानिएगा, पर जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को दोष नहीं देते। साले साहब ने बहुत गलत किया। आप तो जानती हैं आजकल का कानून बहुत कड़क है और पुलिस तो उससे भी ज्यादा सख्त है। न जाने उनकी कितनी कुटाई होगी। अगर कोई रहम कर सकता है तो वो है भाभी जी। रिश्ता रखे ना रखे, पर कम से कम साले साहब की हड्डियां तो ना टूटेगी। तो जाइए और बहू के पैर पकड़िए। रेखा पप्पू बाबू से बोली, ये किस तरह मेरी माँ से तुम बात कर रहे हो? पप्पू बाबू ने रेखा को एक लपड़ दिया और बोला, खबरदार, अपना भाई निकला 2 नंबर का और पति को अपने वश में करनी चाहती हो। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। घर चलो चुपचाप। इतना कहते हुए पप्पू बाबू रेखा का हाथ पकड़े और वापस घर ले आते हैं। संध्या के माता पिता भी वहां आए। प्रतिमा जी और किशोर बाबू ने उन्हें भी समझाने की असफल कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, हमने बेटी की शादी इसलिए नहीं की थी कि आपका बेटा और आप लोग उसे धोखा दे और वो समझौता कर ले। आप लोग अपने बेटे की गलती को सुधारने की जगह दूसरों की बेटी को समझौता करना सिखा रहे हैं। हर बार लड़की ही समझौता क्यों करे? प्रतिमा जी कुछ कहती उससे पहले ही संध्या जी माँ से बोले, अब बस बेहतर होगा कि आप लोग इस घर को खाली कर दे। मेरी बेटी अपने तरीके से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। अब वो इस रिश्ते में नहीं रहेगी जहाँ भरोसा ही ना हो।
वहां औरतों का सम्मान भी नहीं होता। आखिरकार शाम तक किशोर बाबू और प्रतिमा जी को घर छोड़कर अपने पुराने घर में जाना पड़ा। कुछ समय के बाद बहू का संध्या ने सूरज से तलाक ले लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। समय बीता, सूरज लौटकर घर आया, माँ बाबा से माफी मांग और अकेले जीवन जीने लगा। प्रतिमा जी बेटे के दुख से दुखी थी, तो किशोर बाबू बोले, जैसी करनी वैसी बढ़नी। हमने तो इसे समझाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने उम्मीद दूसरों की बेटी से क्यों लगाई, अपने बेटे की गलती को क्यों नहीं देखा। सच ही तो कह रही थी संध्या, जरूरी नहीं हर बार बहू ही गलत हो, बेटा भी गलत हो सकता है। समय के साथ साथ संध्या अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर सूरज वहीं ठहर गया। क्योंकि हर बार दाग चांद पर ही क्यों लगे, कभी सूरज पर भी ग्रहण लग सकता है। जैसे अच्छी बात फैलती है, बुरी बात भी फैल गई। कोई भी माता पिता अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के से क्यों करना चाहेगा जो भरोसे के काबिल ही ना हो। तो कैसी लगी गाइज आपको ये कहानी, मुझे कमेंट में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक कर दिया करो और एक तो कमेंट भी कर दिया करो। धन्यवाद।